अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? दिस इज सरमुनी फ्रॉम सरमुनी ब्यूटिशियंस। आई होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम जो है वो फिजिक्स में एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही बार बार रिपीट होने वाला, फ्रीक्वेंट, हर क्लास में इस्तेमाल होने वाले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, विच इज द लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन वाज प्रपोज्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। आप लोग सभी मेरा ख्याल से लॉज ऑफ मोशन के बारे में जानते होंगे। लॉज ऑफ मोशन मोस्टली जो है वो तीन लॉज को हम कहते हैं, जो कि प्रपोज किसने किए थे? सर आइजैक न्यूटन ने किए थे, यानी कि न्यूटन ने किए थे। और न्यूटन ने इन लॉज को जो है वो, न्यूटन के इन लॉज को हम तीन लॉज के नाम से पहचानते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही अमेजिंग है और मैं इसको बड़ी बेहतरीन एग्जांपल के साथ आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो किस चीज के बारे में बात करता है? ये बात करता है अगर कोई बॉडी अपनी एक स्टेट के अंदर है तो वो अपनी ही वही स्टेट को कंटिन्यू करती है अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। मिसाल के तौर पे चांद अगर अपने महवर में घूम रहा है, अपनी एक जगह पर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है, तो हम उसकी स्पीड को ना तो एक्सेलरेट कर सकते हैं ना डिसेलरेट कर सकते हैं। ना कभी ऐसा होगा कि इस्लामिक मंथ 20 दिन में निकलेगा, ना कभी ऐसा होगा कि इस्लामिक मंथ जो है वो 40 दिन का होगा। क्योंकि क्या है कि चांद जो है वो अपने एक फिक्स यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है। दुनिया भी ऐसे रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। कभी ऐसा नहीं होता कि सूरज जो है वो 12 घंटे के बाद निकल जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो जो है वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है। तो अगर कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है या कोई बॉडी अपनी एक यूनिफॉर्म हालत के अंदर मौजूद है, यानी कि स्टैटिक पोजीशन में मौजूद है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ इस रूम के अंदर अभी मार्कर ड्रॉप कर दिया, ये मार्कर 10 सालों तक यहीं मौजूद रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। हाँ, अगर कोई चूहा आ जाए, कोई परिंदा आके उसको हिला दे, कोई बिल्ली आके उसको हिला दे, या फिर अर्थक्वेक आ जाए, खुदा ना खास्ता वो हिल जाए, इसके अलावा और कोई तीसरी कंडीशन नहीं है कि वो इस आइसोलेटेड सिस्टम में हिल सकता है। तो इसको जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। इसको हम मैटर की प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो बहुत सारे केमिस्ट आ गए, उन्होंने कहा कि यार आपने जो है वो इस लॉ को अपना नाम दे दिया न्यूटन भैया, ये तो जो है ये तो मादे की प्रॉपर्टी होती है कि भाई ये तो मैटर की अपनी प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी पोजीशन पे अगर पड़ा हुआ है तो वो उसी हालत में रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगती। पहाड़ अगर बुलंद वाला खड़े हुए हैं तो वो अपनी पोजीशन पे खड़े रहेंगे जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। और इस लॉ को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है इनर्शिया। अच्छा जी, इसी के साथ जो है वो हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की। अच्छा, सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ का ये कहना है जैसे कि फर्स्ट लॉ की कंटिन्यूशन में ही सेकंड लॉ आता है। फर्स्ट लॉ क्या था कि अगर कोई बॉडी हमने किसी भी स्टेट में रखी हुई है, इधर इट इज रेस्ट और मोशन, चाहे कोई बॉडी अपनी साकिन हालत में यानी कि रेस्ट में रखी हुई है या फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रैवल कर रही है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रैवल ही करती रहेगी। और अगर रेस्ट में है तो वो जिंदगी भर रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, एवरी बॉडी, इसको इंग्लिश में इस तरह कह सकते हैं हम, एवरी बॉडी कंटिन्यूस स्टेट, इट इज स्टेट either रेस्ट और मोशन until unless any external force is applied on it। ये फर्स्ट लॉ था। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ कहता है कि भाई अगर चलो फोर्स लग गई, मतलब आपने कहा कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। सही है, मान ली बात। अब अगर उस पर फोर्स लग गई तो क्या होगा? फिर सेकंड लॉ बताता है। सेकंड लॉ कहता है कि भाई अगर आपने उसके ऊपर फोर्स लगा दी तो फिर दो काम होंगे। उस फोर्स से पैदा होगा एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस फोर्स के। ये तो पहला काम हो गया। यानी कि अगर कोई बॉल यहां रखी है वो रेस्ट में है और वो रेस्ट में रहेगी पहले लॉ के मुताबिक, लेकिन वो मूव कब होगी? जब मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा। अब मैंने उसको किक किया, जितनी ताकत से मैं उसको किक करूंगा उतना ही एक्सेलरेशन आएगा ना। अगर मैं उसको बहुत ही पावरफुली किक कर दूं तो वो बहुत ही स्पीड में आगे निकल जाएगी। अगर छोटा सा बच्चा है वो उसको हल्की सी टांग मार दे, वो थोड़ी थोड़ी सी स्पीड के अंदर आगे जाएगी। तो जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। ये तो पहली बात होगी। उसके अलावा वो एक्सेलरेशन जो वो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉडी के मास के, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। जितनी फोर्स होगी उतना एक्सेलरेशन होगा, जितनी कम फोर्स होगी उतना कम एक्सेलरेशन होगा। इनवर्सली होगा मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के। क्या मतलब होगा? अब मैंने अपनी बात की थी ना कि मैंने एक फुटबॉल रखी हुई, उसको किक किया और बहुत स्पीड में चली गई। ठीक है, मैंने फोर्स ज्यादा लगाई, एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ, मान ली बात। लेकिन भाई अगर वो बॉल जो है वो नॉर्मल फुटबॉल नहीं होती, उसके अंदर मैंने मिट्टी भरी होती या पत्थर भरे हुए होते और फिर मैं उतनी ही पावर से किक मारता, तो क्या ये बॉल एक्सेलरेट करती पहले वाली बॉल की तरह? नहीं करती, क्योंकि उसका मैंने क्या बढ़ा दिया? मास बढ़ा दिया। तो जब मास इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन बिल्कुल डाउन हो जाता है। ये दो बातें सेकंड लॉ हमें समझाता है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो मैं किस नतीजे पे पहुंचूंगा? ए प्रोपोर्शनल एफ अपॉन एम। प्रोपोर्शनैलिटी का जब भी साइन हटता है तो इक्वल्स टू एंड कांस्टेंट आता है। यहां पर न्यूटन्स कांस्टेंट आएगा और इस के की वैल्यू है यहां 1, तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। एम डिवाइड का उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। इस तरह से आपका बहुत ही कॉमन फॉर्मूला बन गया एफ इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, यानी अब अगर आपसे कोई पूछता है फर्स्ट और सेकंड लॉ तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि पहला लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी अपनी रेस्ट में या यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है तो वो जिंदगी भर उसी हालत में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। दूसरा लॉ कहता है कि अगर आपने उसके ऊपर फोर्स लगा दी तो सिंपल सिंपल दो बातें होंगी, लेकिन लंबी नहीं करो, डायरेक्ट बोल दो। फोर्स लगा दी तो फोर्स इक्वल्स टू एम ए, सिंपल, एफ इक्वल्स टू एम ए, दैट्स इट। अब आ जाते हैं हम थर्ड लॉ पे कि भाई थर्ड लॉ क्या बोलता है। थर्ड लॉ तो बहुत ही सिंपल है। थर्ड लॉ ये कहता है कि अब
थर्ड लॉ ये कहता है कि अब अगर आपने एक अच्छी भली बॉडी जो कि रेस्ट में थी उसको नहीं छेड़ना था, आपने छेड़ दिया। अब छेड़ने के बाद क्या हुआ, F इक्वल्स टू ma, ठीक है, मान ली बात। अब क्या होगा, अब ये होगा कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी अब जो आपने ये एक्शन करा है उसका आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। अगर बॉल मैंने मारी और वो दीवार से जाके टकराई है, फिक्स्ड जो है वो कोई भी ऑब्स्टिकल आ गया, कोई भी चीज आ गई, उससे जाकर ये टकराई है, तो ये क्या करेगी, ये बाउंस बैक करेगी। और बाउंस बैक कितनी स्पीड से करेगी, उतनी ही स्पीड से करेगी जितनी स्पीड से टकराई है, उतनी ही फोर्स से करेगी जिस फोर्स से टकराई है। बस एक ही चीज चेंज होगी, वो है डायरेक्शन। मैंने अगर एक्स एक्सिस में मारा है तो वो माइनस एक्स की तरफ आएगी, अगर मैंने क्लॉकवाइज किया है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये है सिंपल सी बात। तो तीनों लॉज जो है वो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार रिवीजन दे देता हूं। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी बॉडी है वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखेगी, चाहे वो स्टेट उसकी रेस्ट की हो या मोशन की। दूसरा लॉ कहता है कि अगर आपने उस बॉडी पर फोर्स लगाई तो क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा। वो एक्सेलरेशन को हमने ड्राइव करा, एक फॉर्मूला बना F इक्वल्स टू ma। थर्ड लॉ कहता है कि अब जो आपने इस बॉडी पर एक्शन कर दिया है, अब आपको क्या मिलेगा, इसका रिएक्शन मिलेगा, जो बिल्कुल इक्वल होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, नेगेटिव की होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। अल्लाह हाफिज।